हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत पूरा कवर करेंगे, जिसका एम इस वीडियो का ये है कि वन शॉट में आपको मैं पूरा दिल्ली सल्तनत रिवाइज करा दूँ विथ ऑल द डायनेस्टीज एंड मेजर रूलर्स प्लस उनकी जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो ये मेडिवल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और यहीं से बोला जाता है कि हमारे इंडिया में इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ था। ओके, तो हमारी जो दिल्ली सल्तनत है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1206 से 1526 एडी से। अब 1526 एडी के बाद आपको पता होगा कि इसके बाद हमारे आ जाते हैं मुगल्स, और उसके बाद मुगल्स ही रूल करते रहते हैं। उसके बाद ब्रिटिश आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उनका रूल चालू हो जाता है एंड इवेंचुअली लास्ट में हम इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिस्ट्री का, जिससे हमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है कि कैसे इनके बहुत सारे स्टेप्स थे या फिर मेथड्स थे जो हम इनको जो मुगल्स ने यूज किया एंड लेटर ऑन मुगल्स से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज किया, और फाइनली हमने भी उनके बहुत सारे सिस्टम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अपनी गवर्नेंस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, तो स्टार्टिंग विद द इन्वेजन, तो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई? तो हमारे इंडिया में 3 इन्वेजन हुए थे। 1712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला इन्वेजन था, जो कि सिंध रीजन पे एक्वायर किए थे। उन्होंने सिंध रीजन को हमारे कैप्चर किया, और वो ओयमाद खिलाफत से बिलोंग करते थे। तो पहला जो इन्वेजन कभी भी पूछा जाए हमारी इंडियन हिस्ट्री में कब हुआ है, तो 712 एडी में हुआ है। अच्छा, अब इससे पहले भी बहुत सारे इन्वेजन की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि आर्यन इन्वेजन हो गया और ये सब। बट अगर बात किया जाए कि पहला मुस्लिम या फिर इस्लामिक इन्वेजन, तो पहला ये था मोहम्मद बिन कासिम वाला। ओके, सेकेंड इन्वेजन होगा हमारा 1000 से 1027 एडी तक, जिसको मोहम्मद ऑफ गजनी ने किया, जिसने 17 टाइप्स इंडिया में रेड किया, और इसने ही हमारा जो सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है उसको डिस्ट्रॉय करवाया। मोहम्मद ऑफ गजनी ही पहला टर्क इन्वेजन कहा जाता है, वो टर्क से बिलोंग करता था, और उसका गोल ये था इन्वेट करने का कि इंडिया में बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा ही वेल्थ है, तो उसको एक्वायर करने के लिए इसने 17 टाइम्स इंडिया में रेड किया। देन थर्ड जो इन्वेजन था वो 1206 में होता है, मोहम्मद घोरी का, जो कि फाउंडर बने हमारे जो मुस्लिम रूल है हमारे इंडिया का उसके। ओके, तो मोहम्मद घोरी का इन्वेजन के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद घोरी इंडिया पे इन्वेड किया और उन्होंने जीत लिया। ओके, अब जब वो जीत गए तो उन्होंने अपने एक स्लेव को एज ए एम्परर यहाँ पे बैठा के चले गए, और वो स्लेव जिसको एम्परर बैठा के गए उधर से उनकी डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ। इसलिए हम लोग पहली जो दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली जो डायनेस्टी पढ़ते हैं वो स्लेव डायनेस्टी है, क्योंकि ये मोहम्मद घोरी का स्लेव था जो पहला हमारा रूलर था, जो कि था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, अब जब दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे तो उसमें हम 5 डायनेस्टीज पढ़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी, ये अब आपको याद रहेगी कि हमेशा फर्स्ट नंबर पे स्लेव आएगा, क्योंकि मोहम्मद घोरी का ही स्लेव को उन्होंने अपने अपने जो बोलते हैं ना कि गवर्नर को, तो उसको हम लोग स्लेव का नाम दिया है, उसको उसने बैठा के गया था, इसलिए उसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं सबसे पहले। फिर आए हमारे पास खिलजी, के एस, देन के, सबसे पहले स्लेव, देन खलजी, फिर आए तुगलक, फिर आए हमारे पास सैयद, और फिर लास्ट में आए लोधी। तो ये हमारा ऑर्डर है, ये आप प्लीज याद रखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से 1290 तक थी। फिर आई खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से 1320 तक थी। फिर तुगलक 1320 से 1414 तक, देन सैयद फ्रॉम 1414 टू 1451, एंड लास्टली द लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526, और फिर यही लास्ट में हुआ बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें हमारे बाबर ने इंडिया में रूल स्टार्ट कर दिया, और वहां से हमारे मुगल्स का रूल स्टार्ट हो गया। तो उससे पहले आज हम लोग को दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक स्टार्ट हुई। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, ताकि आपको कम से कम अभी पढ़ने पे ही याद हो जाए, आपको वापस से ये सब लेके बैठना ना पड़े। ओके, तो स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग कैसे हुई आपको पता ही है, कि सबसे पहले हमारे इंडिया में इन्वेजन हुआ, उसके थ्रू हमारे इंडिया में स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई। ओके, तो सबसे पहले जो लीडर था हमारे स्लेव डायनेस्टी का, तो या लीडर बोलेंगे रूलर बोलेंगे,
तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल था वो बस 4 साल का था, दैट इज फ्रॉम 1206 टू 1210। यहाँ से यहाँ तक 4 साल का रूल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये है कि उनको कौन सा टाइटल मिला था। तो उनको लाख लाख बख्श का टाइटल मिला था। प्लस उनने 2 मॉस्क बनवाए थे। एक है अधाई का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और दूसरा ख्वाजा उस इस्लाम जो कि दिल्ली में है। तो अगर आपसे पूछे कि क्वा जैसे ही कोई भी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करे तो आपको ये 3 पहले अभी तो याद आने चाहिए पॉइंट कि टाइटल की बात की जाए तो लाल बख्श है, और उन्होंने 2 मॉस्क बनवाए कहाँ-कहाँ पे, एक अढ़ाई का झोपड़ा अजमेर में और एक ख्वाजा उस इस्लाम दिल्ली में। ओके। प्लस उन्होंने कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन किया। ये तो आपको सबको बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। वो भी एक सूफी सेंट के लिए जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके लिए। ओके। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लिए कंस्ट्रक्शन कराया था, बट नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी सेंट जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम है जिनका, उनके लिए कंस्ट्रक्ट करवाया था। ओके। इन्होंने कुछ राइटर को भी पैट्रोनाइज किया जैसे कि हसन उल निजामी एंड फकीर मुदबिर, और इनकी भी मैंने 2 बुक्स लिखी हुई हैं, ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, बट आप अगर इतना भी आपको याद है तो मोर देन इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने कम ही क्वेश्चन देखे हैं यूपीएससी में मेडिवल के। ओके। तो बट हम कुछ कह नहीं सकते, यूपीएससी हर साल हमें शौक देता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमें फुल्ली प्रिपेयर होना चाहिए कि बाई चांस अगर क्वेश्चन आए तो हम कर सके। इसलिए मैंने एक वन शॉट में ही किया है ताकि आप एक ही वीडियो देखें, 1 घंटे की होगी मैक्स आई थिंक से, और उसमें आपको पूरा दिल्ली सल्तनत रिवाइज हो जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये कहाँ पे बरी किया गया था इनकी बॉडी को, अनारकली बाजार लाहौर में इनकी बॉडी को बरी किया गया था। इधर से हमने पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब पढ़ लिया। ओके। तो वापस एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले अगर टाइटल की बात किया जाए तो लाल बख्श है, 2 मास्क बनवाए, अढ़ाई का झोपड़ा अजमेर में, ख्वाजा उस इस्लाम दिल्ली में। उसके बाद इनका एक सूफी सेंट के लिए इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। जो सूफी सेंट के लिए बनवाया था वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके। इन्होंने 2 राइटर को भी पैट्रोनाइज करा, एक है हसन उल निजामी और एक है फकीर मुदाबिर। ओके। एंड इनकी जो बॉडी थी उसको अनारकली बाजार में बाद में बरी किया गया था। नेक्स्ट आए इनके ही दामाद समादुद्दीन इल्तुमिश। इल्तुमिश की बात किया जाए तो सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इन्हीं को रियल फाउंडर माना जाता है। क्यों? बिकॉज इन्होंने सबसे पहले तो लाहौर से हमारी कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली में लाई, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत हम बोल सकते हैं। ओके। प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के तो रूल जस्ट 4 साल का था, और 4 साल का रूल में मतलब क्या ही होगा, इसलिए बोला जाता है कि इल्तुमिश का रूल को ही रियल फाउंडर माना जाता है, जो कि 1211 से 1236 तक रूल किए। अब इनके रूल में एक मंगोल इन्वेजन भी हुआ। अब मंगोल इन्वेजन की बात की जाए तो क्या है, मंगोल एक रीजन है हमारे इंडिया का। अभी करेंटली भी मैप देखते हैं तो हमारे चाइना के ऊपर एक छोटा सा कंट्री, छोटा नहीं बोलूंगी सॉरी, बड़ी सी कंट्री है जिसका नाम है मंगोल, और वहाँ के एक बहुत फेमस रूलर थे जो कि थे चंगेज खान। ये आपने बहुत लोगों ने हिस्ट्री की कहानियों में सुना होगा, क्योंकि जिनको ऐसा बोलते हैं कि वो कहीं हारे नहीं और उन्होंने मोस्टली बहुत कैप्चरिंग की है पूरे वर्ल्ड की। तो उनकी झगड़ा हो रहा था ख्वारिज़्म से, जो कि ख्वारिज़्म के प्रिंस थे जो कि थे जलालुद्दीन मंगलबार। तो इनको अब ये भागते भागते आए ख्वाजा जलालुद्दीन हमारे इल्तुमिश के पास, और बोले कि मेरे को एक प्रोटेक्शन के लिए जगह दे दो। बट इन्होंने मना कर दिया। अगर ये इन्होंने सोचा अगर मैं इसको जगह देता हूँ तो चंगेज खान पीछे पीछे इसको पीछा करते करते यहाँ इंडिया में भी आ जाएगा, और उसके बाद चंगेज खान यहाँ पे भी कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, और इसकी वजह से उन्होंने एक मंगोल इन्वेजन को रोक दिया। ये एक स्टोरी है जो कि पूछ सकते हैं, और मैंने सुना है कि एग्जाम में आई है यूपीएससी में 2023 के क्वेश्चन में थी कि मंगोल इन्वेजन के बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके। इन्होंने यल्देस को डिफीट किया है वॉर में, और कबाचा को डिफीट किया है। इन्होंने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस करा है, जिसको सिल्वर कॉइन जिसको तनका बोलते हैं, एंड कॉपर कॉइन जिसको जिटल बोलते हैं। इक्ता सिस्टम भी इन्हीं के रूल में आया। इक्ता सिस्टम क्या होता है कि एक लैंड को
अलग छोटे-छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि सबसे बड़ा जो डिवीजन होता है उसको इक्ता बोलते हैं, जिसके हेड होते हैं इक्तेदार। फिर उससे छोटा होता है शिक, जिसके हेड होते हैं शिकदार, और उससे भी छोटा है प्रज्ञा, और जिसके हेड है आमिल। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है कि अरेंज करने का, कि सबसे छोटा कौन सा रीजन है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड ऐसे। ओके। इस नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स भी चालीसा चहलगनी भी इन्होंने स्टार्ट की। चालीसा चहलगनी मतलब 40 ग्रुप्स के नोबल्स का उन्होंने ग्रुप बनाया जो उनको एडवाइस देता था। वो भी इनके रूल में स्टार्ट हुआ। ओके। इन्होंने इनको कैलिफेट ने भी रिकॉग्नाइज किया था। कैलिफेट ने रिकॉग्नाइज किया था, क्या मतलब, जब सपोज किसी भी रूलर को कैलिफेट रिकॉग्नाइज कर देता है तो कोई भी इस्लामिक रूलर को ऐसा माना जाता है कि उसका रूल अब लेजिटिमेट रूल हो गया। ओके। इसलिए कैलिफेट के रिकग्निशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसलिए मैंने अलग से आपको बताया कि इनके रूल को भी कैलिफेट ने रिकग्नाइज किया था। अब आर्किटेक्चर इन्होंने जो जो बनाया, अमायुद्दीन खान का बनाया है, गंधक की बौली बनाया है, हौज शमशी बनाया है, जामा मस्जिद बदायूं में, और जहाज महल बनवाया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप एक बार ध्यान रखिए कि कौन कौन से इल्तुतमिश के आर्किटेक्चर थे। देन इन्होंने मिराज उस सिराज को पेट्रोनाइज करवाया है। नेक्स्ट अगर देखे जाए तो इल्तुतमिश के 3 बच्चे थे, रजिया, रुकुद्दीन एंड बहराम शाह। सबसे पहले जो इनके बाद, इनकी डेथ के बाद जो रूलर बने वो थे रुकुद्दीन, जो कि नोबल्स के थ्रू किल कर दिए गए थे। उसके बाद जो रूल संभाली वो थी रजिया। रजिया थ्रोन पे आई, बट उनका भी रूल बहुत छोटा था, अब जस्ट 4 साल का रूल था। क्यों? क्योंकि इनको भी नोबल्स ने मार डाला था। अब इनका क्या था, याकूत वर्सेस अल्तुनी के केस था, जिसमें याकूत इनके गवर्नर थे, और अल्तुनी से फिर बाद में इनकी शादी हो गई। इन दोनों में झगड़ा हुआ, बाद में याकूत मर गए, अल्तुनी से फाइनली या रजिया की शादी हो गई, और लास्ट में जो भी नोबल्स थे इल्तुतमिश के, उन्होंने लास्ट में रजिया को भी मार डाला, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही वैसी बात थी कि एक लड़की हमारे ऊपर रूल कर रही है, इसकी वजह से उन्होंने रजिया को फाइनली किल कर दिया। उसके बाद जो इसका रूल स्टार्ट हुआ वो थे बलबन। बलबन ने कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर किया। इन्होंने तुर्गनी चहलगनी को अबॉलिश करवा दिया। तुर्गनी चहलगनी अभी हमने देखा कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, जिसमें उसने 40 नॉवेल्स के एक्सपर्ट्स को रखा था। 40 एक्सपर्ट नॉवेल्स को रखा था, नोबल्स को रखा था, ताकि वो उनको एक्सपर्ट एडवाइस दे, बट उसने बलबन ने उसको अबॉलिश करवा दिया। इसने टाइटल लिया था जिले इलाही का। प्लस इसने स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है, जिसको एस्पेनेट सिस्टम बोलते हैं। इसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी इसने बनाई, एंड फोर्टिफिकेशन पे इसने ध्यान दिया। इसने 2 कोर्ट के डिसिपल्स भी स्टार्ट किए, जो है सजदा एंड पैबल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बलबन का, कोई भी हो ये क्वेश्चन मतलब सबको पता ही होना चाहिए कि सजदा एंड पैबल किसने स्टार्ट करवाया, तो वो थे बलबन। ओके। सजदा का मतलब क्या था, प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्क, मतलब क्या था, ऐसे सर झुका के मोनार्क को ऐसे करना, मतलब उनके सामने सर झुका के रखना और ऐसे उनको सलाम करना, उसको बोलते हैं सजदा। और पैबोस मतलब उनके पैर चूमना, उसको पैबोस बोला गया है। जो भी नॉन टर्क नोबल्स थे उन सबको भगा दिया गया, क्योंकि वो बिलीव करता था, उसको लगता था कि जो भी टर्क्स हैं वो उसके मतलब वो उससे लॉयल रहेंगे, बल्कि जो जो भी नॉन टर्क्स है वो उसके लॉयल नहीं रहेंगे। इसलिए उसने सारे नॉन टर्क्स को निकाल दिया। ओके। फिर रॉबरी और डकैती के लिए उसने कोटवार सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया, प्लस उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी यूज की। अब इसके बाद जो रूल चालू होता है वो दूसरी डायनेस्टी का ही हो जाता है, जो कि है खलजी डायनेस्टी, जो 1290 से लेके 1320 तक हुई। तो सबसे पहले खलजी डायनेस्टी में हम लोग देखेंगे तो वो है जलालुद्दीन खलजी, जो कि फाउंडर है, और इसने मुगल को सेटल करवाया था। और ये जो फाउंडर है तो इसका भी रूल 6 साल का, और बाकी कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना है वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने कुछ इश्यूज थे। कौन कौन से इशू थे, कदर खान का इशू था, जल जलाली नोबल्स का इशू था, हिंदू रूलर्स का इशू था, एंड मंगोल का इशू था। और इस इशू को सॉल्व करने के लिए उसने कुछ ऑर्डिनेंस इशू करवाया। अब जो ऑर्डिनेंस इससे इशू करवाया वो थे, पहले तो रिलीजियस एंडोर्समेंट। रिलीजियस एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना। ये ऐसा नहीं था जैसे बलबन में हमने देखा ना कि सब टर्क्स को हटा दिया, जो भी नॉन टर्क्स थे उनको हटा दिया, अब सिर्फ टर्क्स को रखा। इसने रिलीजन एंडोर्समेंट करवाया, मतलब सब में
ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है। कास्ट सिस्टम इसमें भी इंट्रोड्यूस करवाया। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ वाइन, जो भी इसके लीडर्स थे, जो भी इसके नोबल्स थे, उन सबको वाइन पीने से मना कर दिया। प्लस इंटर मैरिजेस एंड सोशल गैदरिंग भी इसने बैन करवा दी। क्यों ये सब बैन कराया? क्योंकि देखता था कि इसी सब की वजह से जो नोबल्स होते हैं वो बाद में धोखा दे जाते हैं और खुद आगे रूल कंटिन्यू करते हैं, तो इसने ये सारे सिस्टम से चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की। रिफॉर्म्स की बात की जाए तो उसने दाग एंड चेहरा सिस्टम लाया। दाग एंड चेहरा क्या था कि वो देखता था कि हर एरिया को पैसे मिलते थे उनके कैटल्स के ऊपर। लोग क्या करते थे कि ज़्यादा कैटल्स दिखाने के लिए दूसरों के कैटल्स लाके अपना दिखा देते कि हमारी कैटल्स हैं। इसके लिए उन्होंने दाग एंड चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें सब भी जो भी कैटल्स थी उन पे दाग लगाए जाएंगे ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके और ऐसे लोग इधर से उधर करके पैसे लेने की कोशिश ना करें। और चेहरा मतलब चेहरा सिस्टम में क्या था कि जो भी सोल्जर है या फिर लीड कोई भी है ऐसे इनके अंडर जो काम करते हैं उन सबके चेहरा नोट किया गया कि उनके क्या क्या मार्क्स हैं ऐसे सब। और उनकी आइडेंटिटी मतलब एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड बना दिया गया कि अब इनके सिवाय वो कोई भी पैसे कोई और नहीं ले सकता। उसने स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन की और लैंड मेजरमेंट भी फिक्स कर दिया। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो उसने 1928 में गुजरात में एक्सपेंशन किया, 1301 में रणथंभौर, 1303 में मेवाड़, 5 में मालवा एंड 11 में जलेर में एक्सपेंशन किया। फिर उसके बाद जो है मलिक कफूर उसका जो लीडर था, जिसका उसका नॉट लीडर सॉरी सॉरी उसका जो नोबल था जिसको वो बहुत ट्रस्ट करते थे, उसने आगे के एक्सपेंशन उसके करवाया। ओके, मुश्ताक खराज उसने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। 3 मार्केट उसने बनाया अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग तरह के सामान मिलते थे। एक था फूड ग्रेन्स के लिए, एक था स्लीव्स के लिए और एक था कैटल्स के लिए। और ये मार्केट तीनों के हेड का नाम था शाहना। और इस मार्केट पे वो चेक रखता था दो लोगों के थ्रू, दीवाने रियासत और शाहना मंडी। थ्रू इनके थ्रू वो दोनों मार्केट पे चेक रखता था। ओके, आर्किटेक्चर की बात की जाए तो अली दरवाजा, हौस खास, महल हजार सतून, जमा जमात खाना, मॉस्क, अलाई मीनार, ये सब उसने कंस्ट्रक्शन कराया और उसने न्यू कैपिटल वहाँ पे शिफ्ट करा दी सीरी में। ओके, इसने पेट्रोनाइज करवाया था आमिर खुसरो को, जिसने तूती हिंद लिखी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड मीर हसन को जिसने देवनी लिखी है। ओके, फिर इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। मतलब हमारे खिलजी में बस दो ही रूलर हमें पढ़ने लायक है, एक है जलालुद्दीन और उसी का सन इन लॉ हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अब बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले जो आए वो थे गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 2025 तक रहे, जो गजी मलिक तुगलक फोर्ट बनाए थे और एक्सपेंशन किए थे। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग मोस्टली दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, इसमें अलाउद्दीन खलजी के बारे में बहुत पढ़ते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसका नाम था उल्लुग जहान खान। इसने भी 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे हमने खलजी के 4 रिफॉर्म्स के ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा था। इसने भी टैक्स में ड्यूरिंग फेमाइन सबसे पहले तो पर इसके जो भी रिफॉर्म्स थे, हमने देखा कि खलजी के रिफॉर्म्स तो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे और उसकी वजह से बहुत बेनिफिट हुए। बट हम लोग तुगलक की जहाँ पे बात करेंगे, इसके सारे रिफॉर्म्स गलत थे और इसकी वजह से बहुत सारा लोगों को नुकसान हुआ। तो पहला तो इसने टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया, कहाँ पे कब करवाया? जब फेमाइन आया हुआ था तब उसने टैक्स लगवा दिए, जैसे कि घरनी टैक्स, चरनी टैक्स, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिस दीवाने खोली बना दी जिसके थ्रू टैक्स कलेक्ट किया जाता था। घरनी टैक्स मतलब हाउस टैक्स था, ये है पीजेंट टैक्स था, ये सब उसने लगा दिए। पीजेंट या फिर कैटल टैक्स, जो भी उनकी कैटल खाती थी उस पर भी टैक्स। तो ये सब लगाया तो टैक्स उसने, ताकि रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, वो आर्मी मेंटेन कर सकते हैं इसलिए। बट ये सब टैक्स उसने कब लगाया? जब फेमाइन आया हुआ था ऑलरेडी उनकी एम्पायर में, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में मिसट्रस्ट बैठा हो गया, वो लोग नहीं कोऑपरेट कर पाए और ये सब। जो सेकेंड इसने शिफ्ट किया था, उसने दिल्ली से कैपिटल देवगिरी शिफ्ट कर दी थी। अब ये क्यों किया था उसने? तो ये कैपिटल शिफ्ट इसने इसलिए किए थे क्योंकि मंगोल के डर से, कि उसने क्या सोचा कि हम लोग कैपिटल को शिफ्ट करके नीचे कर देते हैं। प्लस जो भी अभी एक्सपेंशन हमने देखा कि खिलजी ने किया था, तो उसकी वजह से पूरा इनका रूल जो था वो साउथ इंडिया भी पर्कुलेट कर गया था,
तो उनको लग रहा था कि साउथ इंडिया को इनको गवर्न करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग थोड़ा दिल्ली से थोड़ा नीचे साउथ की तरफ अपना रूल जब रखेंगे तो हम इजीली साउथ इंडिया को गवर्न कर सकेंगे। और जैसे वो नीचे गए तो उनको रियलाइज हुआ कि नीचे की वजह से तो अब हमें दिल्ली को रूल करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसने एक बार नीचे गया देवगिरी, और फिर वापस से ऊपर गया। अब जब भी कैपिटल शिफ्ट होती है तो सिर्फ राजा नहीं जाता, उसके साथ उसकी पूरी प्रजा जाती है, राइट। तो उसकी वजह से सारे लोग अपना बैग पैक कर के नीचे गए, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस हुई सारे लोगों को, प्लस फिर वापस ऊपर आए। इसकी वजह से ये भी उसका बहुत गलत मूव माना जाता है। देन उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। अब पहले जो था वो सिल्वर कॉइन्स यूज करते थे, अभी सिल्वर को उसने रिप्लेस कर दिया ब्रोंज से। अब जो सिल्वर था वो एक्सपेंसिव था, सबके पास नहीं था, पर ब्रॉन्ज जो था वो सबके पास था, तो फॉर्जिंग ऑफ कॉइन चालू हो गया। अब लोग अपने घर पे भी पैसा बना के यूज करने लगे। अब जब लोग पैसा बना के अपने घर से यूज करने लगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा कॉइन आ गए। अब जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया। ओके, तो ये भी उसका बहुत गलत मूव माना जाता है। फिर कराची एक्सपेडिशन, चाइनीज को काउंटर करने के लिए उसने कराची एक्सपेडिशन लाया। अब जब कराची की तरफ वो जा रहा था तो वहाँ पे इतना रेनी सीजन था कि लोगों को उसकी जो टीम थी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो भी उसके वो थे, सब नोबल्स थे, या फिर जो भी इसके क्लेवरी थी, वो सबको इतनी प्रॉब्लम हुई। इसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र किए, और ये भी उसका एक बहुत ही गलत ही मिशन था। देन मंगोल को इन्वेजन करने के लिए खुरासान एक्सपेडिशन उसने स्टार्ट की, वो भी बेकार ही था। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया मोहम्मद बिन तुगलक के, और उसके कैसे रिफॉर्म्स उसने जो लाए वो कैसे खराब थे, उसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भी, उसके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने नोबल्स के लिए क्या किया, कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करवाई या फिर बैन करवाई, और टैक्सेशन सिस्टम्स के बारे में उसके। तो नोबल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले उसने जो नोबल्स की पोजीशन थी उसे हेरिडिटरी कर दिया। मतलब लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई नोबल्स के अंदर कि अब तो हमारा पोजीशन सिक्योर है, अब हमें कोई नहीं हटा सकता। प्लस आर्मी की भी पोजीशन उसने हेरिडिटरी कर दी, और सैलरी जो थी नोबल्स की ऑन द बेसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू कर दिया, जिसको वजेहा बोलते हैं। लैंड रेवेन्यू के बेसिस पे मतलब कि उनको एक एक पर्टिकुलर लैंड दे दिया कि इस लैंड से तुम जितना पैसा निकाल सकते हो वो तुम्हारी सैलरी है। तो अब इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी लोगों पे, जो पीजेंट थे, पुअर फार्मर थे, उन पे एक्सप्लॉयटेशन भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा उनसे पैसा लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने लगे। ओके, इन्होंने नोबल्स के तो ट्रस्ट जीत गया, सैलरी इंक्रीज करके उनको हाई पोजीशन पे रखा। प्लस इसने कुछ बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस भी, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस भी अपनाना चालू कर दिया इसने, जो पुराने इस्लामिक रूल के थ्रू इसने रूल करने का डिसाइड किया। इसने वुमेन्स को बैन कर दिया कहीं पे भी वर्शिप करने जाने के लिए, या फिर कहीं पे भी सेंट के पास जाने के लिए, ये सब उन्होंने बैन कर दिया। मतलब वुमेन्स को आउट ऑफ घर वो नहीं जा सकती वर्शिप वर्शिप करने के लिए। ओके, उसने जजिया भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि एक सेपरेट टैक्स था। जजिया का क्या मतलब होता है, जजिया एक टैक्स है जो कि जो भी नॉन हिंदू है, जो भी नॉन मुस्लिम है, सॉरी, जो भी नॉन मुस्लिम है, दैट इज हिंदू जो भी है, उनको पे करना होता है एज अ प्रोटेक्शन टैक्स, क्योंकि वो उनके रीजन में रह रहे हैं, तो उनको अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए हिंदुओं को जजिया पे करना होता है। ओके, मतलब टैक्सेशन में भी 5-4 टाइप के टैक्स इंट्रोड्यूस करें। खाजा, दैट इज लैंड टैक्स, जो कि 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस था। ज़कत, दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स, जो 2% था। जजिया, रिलीजन टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। एंड खाम्स, 1/5 ऑफ द कैप्चर्ड ऑन वॉर, जो भी वॉर में वो लोग जीतते थे उसका 1/5 उसको एज अ खाम टैक्स देना पड़ता था। आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो उसने जौनपुर में बनवाया फोर्ट, फिर फतेहाबाद बना, हिसार बनवाया, फिरोजाबाद बनवाया, और अशोक के 2 पिलर जो कि हिसारा हरियाणा में था और मेरठ में एक पिलर था, उन दोनों को शिफ्ट करा के दिल्ली में ले आया। बुक बुक की बात किया जाए तो इसने 2 बुक्स लिखी है, फुतह ए फिरोज शाही एंड दुर्ग उल सिफा, एक हॉस्पिटल बनवाया था इसने, सॉरी नॉट बुक। और मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स करवाने के लिए उसने दीवाने खैरात भी बनवाई थी। ओके, अब बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की। तो सैयद डायनेस्टी से पहले हमने देखा है कि तैमूर का इन्वेजन होता है, और तैमूर के इन्वेजन के बाद ही तैमूर इन्वेड करता है इंडिया को, जैसे पहले हमने देखा था घोरी ने इन्वेड किया, और उसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ स्लेव बैठा के चला गया। वैसे तैमूर भी इन्वेड करता है इंडिया को, खिजर खान को एज अ
नॉमिनी ऑफ तैमूर बैठा के चला जाता है। तो बस यही जानने का। मुबारक शाह उसके बाद आता है, जो कि मुरुकदिन टाइटल लेता है। ये रिबिलियन था, तारीख मुराक शाही इसने लिखी है। देन मोहम्मद शाह के बारे में यही सब है। फिर एक और मोहम्मद शाह टू आता है, जो कि नोबल कंट्रोल इंक्रीज करते हैं। आलम शाह के बारे में, मतलब सैयद डायनेस्टी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये ऑर्डर हमने यूपीपीसीएस में देखा था एक बार, तो आपको बस ऑर्डर याद रहना चाहिए कि खिजिर खान, फिर खिजिर मोहम्मद शाह, फिर मोहम्मद शाह टू एंड आलम शाह। एंड द लास्ट डायनेस्टी इज अबाउट द लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर की अगर बात किया जाए तो वो है बहलोल लोधी, जो कि फाउंडर ऑफ अफगान सरदार भी है। फिर आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की बात किया जाए तो इन्होंने बिहार और बंगाल को कैप्चर किया था और दिल्ली से कैपिटल आगरा में शिफ्ट कर दिया, और इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ सिकंदराबाद। ज्वालामुखी टेम्पल में आइडल को ब्रोक करके, आइडल को उन्होंने ब्रोक किया था, प्लस मथुरा टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय करवाया। एग्रीकल्चर में गजे सिकंदरी, दैट इज 32 यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। गजे सिकंदरी क्या है कि एक लैंड को मेजर करने के लिए एक गज एक सिकंदरी की होगी, मतलब वो 32 यूनिट्स है। ओके। पेन नेम उन्होंने गुलरुखी रखा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इब्राहिम लोदी की, जो लास्ट हमारे रूलर थे। ये मोस्ट एरोगेंट थे। इनकी लड़ाई राणा सांगा और अलाउद्दीन से भी हुई थी। प्लस दौलत खान लोधी ने लास्ट में दौलत खान लोधी इनके गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ पंजाब थे। उन्होंने ही बाबर को इनवाइट करा और लास्ट में पानीपत की बैटल हुई, जिसमें इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर हुआ और जिसमें बाबर जीत गया, और यहाँ से हमने मुगल्स की स्टार्टिंग देखी। ओके, so hope you all like this video. If you like it, please like, share, subscribe. Thank you.